सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फैराडे लॉ स्टार्ट कर दिया था, उसका एक इलस्ट्रेशन भी देखा था, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फैराडेज लॉ के, तो उसके बाद हम अगर टाइम बचा तो मोशनल ईएमएफ भी पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और सपोज करिए इसमें एक लूप है और मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ इस लॉ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, बी नॉट टी स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एकदम सिंपल सवाल, बेसिक डेफिनेशन पे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने बताया था कि मतलब जो फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या स्टेट करता है कि ईएमएफ जो भी जनरेट होगा लूप के अंदर, सपोज करिए इसका रेजिस्टेंस आर गिवन आपका ना, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो जितने भी सवाल फैराडेज लॉ के हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम उसमें फ्लक्स को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, फ्लक्स को सबसे पहले एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, फिर उसका टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। टाइम डेरिवेटिव करने का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स लिखेंगे, तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया, सिंपली क्योंकि एरिया और बी के बीच का एंगल कितना है, जीरो इसमें, तो बी कितना हो जाएगा, बी नॉट टी स्क्वायर, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई, और लेट से इसका रेडियस कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर। तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये फाई हो गया। तो ईएमएफ अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टू टी। ठीक, तो फाइनली क्या आया, टू पाई आर स्क्वायर बी इंटू टी। तो आपसे क्या पूछा गया, करंट। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस। तो ई एम एफ की वैल्यू पता चल गई आपको, टू पाई आर स्क्वायर बी इंटू टी बाय रेजिस्टेंस। तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे भी किया था, तो एक बार मैंने वापस से रिवाइज कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये एक लूप है इस तरीके से और ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है। ठीक है, और इसका रेडियस आर है और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी अकॉर्डिंग टू टाइम इस तरीके से वेरी कर रही है, बी नॉट टी क्यूब लेट से। ठीक है, तो अब सिंपल सा सवाल जो हमने पहले किया था वो तो हम इजीली कर पाएंगे, उसमें सिर्फ ये पूछा था फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब कुछ कभी कभी क्या पूछा जाता है, फाइंड चार्ज फ्लोन इन द वायर इन टाइम टी नॉट। ठीक है, आपसे चार्ज फ्लोन पूछा जाता है। अब देखिए एक स्पेशल डिवाइस भी होता है जिसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो वो डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करता है वायर में कितना फ्लो किया। तो कभी कभी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पूछ लेता है क्या होगी, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये चार्ज फ्लोन पूछ रहा है इन द वायर में कितना हुआ। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं मतलब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कि ईएमएफ जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो आई कितना होगा, मॉड ऑफ ई बाय रेजिस्टेंस। तो ये अगर हम ईएमएफ की डी फाई बाई डी टी वाली मतलब डी फाई बाई डी टी वाला टर्म फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब तो आई इंस्टेंटेनियस आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पूछूं आई एवरेज क्या होगा,
आई एवरेज। तो आई एवरेज में फिर ईएमएफ का भी एवरेज लेना पड़ेगा हमको, तो ईएमएफ एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर ईएमएफ एवरेज निकालना हो तो फिर क्या होगा, डी फाई की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मतलब ई एवरेज कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए ई एवरेज की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमें आई एवरेज मिल जाएगा। तो आई एवरेज कितना आया, 1/r डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब हम जानते हैं कि आई की वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है, लेकिन अगर हम एवरेज करंट निकालना चाहें तो एवरेज करंट निकालने के लिए ये डी क्यू क्या है, डेल्टा क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई एवरेज को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो और आपको इस सवाल में बेसिकली पूछा गया है, डेल्टा क्यू ही पूछा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आई एवरेज की वैल्यू आपके पास है 1/r डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो हम अगर सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो कितना आएगा, देखिए आई एवरेज की वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r इंटू डेल्टा टी इंटू आई एवरेज, सॉरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। और एक डेल्टा टी ये रहा, यहाँ तक पहुँचे तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा फाई बाई आर। तो आपसे जब भी किसी क्वेश्चन में चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट पूछा जाए तो आपको बस सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस। ये आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब आपको जो टाइम इंटरवल दिया जाए उसमें आप चेंज इन फ्लक्स निकाल लीजिए, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें चार्ज फ्लोन की रीडिंग पूछी जाती है। तो अगर इस सवाल में हम बात करें टी टाइम में, तो आपके पास रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का टी टाइम के साथ, क्या दिया था, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी क्यू, ठीक है। इस तरीके से लूप था और मैग्नेटिक फील्ड रीजन इस तरीके से था। तो अगर और रेडियस गिवन है आर और रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो अगर आप फ्लक्स फाइनल लिखेंगे एट टी नॉट टाइम पे तो कितना हो जाएगा, बी नॉट टी नॉट क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर, और फाई इनिशियल लिखेंगे मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा फाई कितना होगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट क्यूब, ठीक है। तो ये डेल्टा फाई हो गया। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई आर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा फाई बाई आर। तो इसको फिर बस आर से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये सवाल आपको ये फार्मूला डिराइव कराने के लिए कराया था। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा काम में आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से कुछ, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और इसमें एक इस तरीके से लूप रखा हुआ है, ठीक है। और वो ये डायमेट्रिकल एक्सिस है जो डायमीटर से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक। टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये जो प्लेन था, मतलब इस रिंग लूप का, वो इस बोर्ड के प्लेन में था और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द बोर्ड थी। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो द लूप इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। और टी इक्वल टू ज़ीरो पे ये जो लूप का प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा के लिए इनटू द बोर्ड है, ठीक। मान लीजिए उसकी वैल्यू कैपिटल बी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करिए।
मान लीजिए इसमें और इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और इस लूप का रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किस वजह से होगा, क्योंकि इस लूप के अंदर एरिया इसका चेंज नहीं हो रहा, एरिया फिक्स है और मैग्नेटिक फील्ड भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दो पैरामीटर तो फिक्स है। तो फिर चेंज क्या हो रहा है बेसिकली, अगर ये रोटेट करेगा अपने डायमेट्रिकली सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज हो रहा है बराबर। तो समय t इज इक्वल टू 0 पे एंगल 0 है, जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा t टाइम में ये कितना रोटेट कर जाएगा, ओमेगा टी। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल t टाइम के बाद कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो फिर हम किसी भी टाइम पर अगर फ्लक्स लिखें तो फ्लक्स क्या होता है, b डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा। तो b इंटू बी की वैल्यू तो फिक्स है और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, b इंटू ए और एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। तो हम क्या लिखेंगे फ्लक्स को, b पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो बस हमारा मेन रोल यही होता है कि हम फाई कैलकुलेट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ई एम एफ इजीली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करंट ही लिख दे रहा हूँ, आई इज इक्व टू 1/r, ई एम एफ कितना होगा, डी फाई बाई डी टी। तो ये आ जाएगा b ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये b ओमेगा पाई आर स्क्वायर और r ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो बेसिकली ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि वो चैप्टर जो है इसी एग्जाम्पल का पूरा डिटेल वर्जन है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो एसी हमारे घर पे सप्लाई होता है वो इसी के थ्रू जनरेट होता है। अब बस बेसिकली चेंजेस कहाँ आते हैं, अब हमको ये लूप घुमाना पड़ेगा ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे मतलब तरीके हैं। जैसे टरबाइन हम मतलब हाइड्रो पावर प्लांट से घुमा सकते हैं, या फिर थर्मल पावर प्लांट से घुमा सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से घुमा सकते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बस मेन रोल क्या होता है, ये हमको लूप को घुमाना है बराबर, और लूप घूमता रहेगा तो फिर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आए। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ए दूरी पर एक लूप है लेट से, और इसका रेडियस स्मॉल आर है, और आपको ये गिवन है कि ए इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, और मान लीजिए आई की वैल्यू है आई नॉट टी स्क्वायर, आई इस तरीके से गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट इन लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर डैश, या फिर इसको स्मॉल आर मान लीजिए, इसको कैपिटल आर मान ले रहे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप वही रहेगा अभी भी, कैलकुलेट फ्लक्स। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन को देने का क्या पर्पज़ है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो इसका मतलब आप इसको ऐसा मान सकते हैं, इट इज़ अ पॉइंट फॉर दिस वायर। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पूरे रीजन में आप कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये ए जो है बहुत बड़ा है इस रेडियस के कंपैरिजन में, तो इसको ऑलमोस्ट आप पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर यहाँ पर कितनी होगी, तो बी हम जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो फाइनली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फ्लक्स आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बस आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर करंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय स्मॉल आर, ठीक है,
और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनली क्या आएगा, म्यू नॉट आई नॉट टी आर स्क्वायर अपॉन ए। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने ऐसा ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो हमने इसके जरिए कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इस लूप को आप एक पॉइंट साइज ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट साइज ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर के कारण उसको कांस्टेंट मान लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होता है। बी से हमने पाई कैलकुलेट किया, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर से, पाई कैंसिल हुआ तो फाइनली आंसर क्या आया, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 ए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, म्यू नॉट आई नॉट टी आर स्क्वायर अपॉन ए और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए कुछ इलस्ट्रेशन और देखते हैं। मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ। लेट से ये एक वायर है इनफाइनाइट, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और वो वेरी कर रहा है आई नॉट टी स्क्वायर से। ठीक है, और यहाँ से ए दूरी पर एक स्क्वायर लूप है लेट से, और इसका साइड एल लेंथ का है, ये स्क्वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर है। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट करंट इन लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट फाई। तो देखिए फाई कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देख करना पड़ेगा, क्योंकि आई इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स दूरी पर। तो क्योंकि दूरी बराबर चेंज हो रही है इस पूरे लूप के लिए, तो फिर हम डायरेक्टली फ्लक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स दूरी पर एक डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डी एक्स हो जाएगा ये वाली स्ट्रिप, पर इस स्ट्रिप के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस स्ट्रिप में फ्लक्स हम कैसे लिख सकते हैं, जो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, तो उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए डी फाई इज इक्वल टू, ये डी भी हो जाएगा इसके, मतलब इस स्ट्रिप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका साइड एल है, एल इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये डी फाई होगा। तो अगर हमको पूरा लूप के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक यूज़ करेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, ए से लेकर ए प्लस एल तक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। ठीक है, ये तो कॉमन है, कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का होता है एल एन एक्स, और लिमिट लगा देंगे तो आएगा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। तो ये बेसिकली फाई आ गया इस लूप के थ्रू। और अगर आप आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा आई नॉट टी स्क्वायर एल, ठीक है, इंटू एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। अब बस जैसे ही आपने ये स्टेप खत्म किया तो फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बस इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको करंट मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टेंस इंटू म्यू नॉट आई नॉट टी, ठीक है, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में सिर्फ पाई आएगा, एल एल एन ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमें हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप पहले, सबसे पहला स्टेप सेम करना है, फ्लक्स निकालना है। जैसे आप फ्लक्स निकाल पाएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा, उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर आप उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो आपको करंट मिल जाएगा। चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं। सपोज करिए ये कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं और इस आउटर लूप में आई की वैल्यू जो है आई नॉट टी स्क्वायर
इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, और इसका रेडियस मान लीजिए ए है और इसका रेडियस बी है, और आपको गिवन है बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, और इसका रेडियस मान लीजिए रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट आई एज अ फंक्शन ऑफ टी इन स्मॉलर लूप, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन को बस डायरेक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप वही है अभी भी, इस स्मॉलर लूप के थ्रू आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स, ठीक है। तो अब देखिए इस इन्फॉर्मेशन को देने का क्या मतलब है, बी अगर ए से बहुत बड़ा हो गया तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए है वो ऑलमोस्ट सेंटर पर ही है, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस स्मॉलर लूप में उसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को देने का क्या मतलब है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉलर लूप में वो कांस्टेंट है, बस इसका पर्पज़ यही है। तो अब डायरेक्टली फ्लक्स आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इस लूप के वजह से इस सेंटर पे जो फील्ड होगी उसको आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड से आप एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गया, बस इसका टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए, आई आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन में गिवन है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट इंटू टी स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली उस क्या आया, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 2। अब बस मैं आगे करके नहीं दिखा रहा हूँ, अब आप आगे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया, बस 1/r इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फ्लक्स, तो उससे आपको डायरेक्टली ईएमएफ में आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक लास्ट अल्टीमेट सवाल करके दिखाऊंगा, अगर आपको वो सवाल समझ में आया तो फिर आप सारे सवाल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल जो अब मैं करके दिखाऊंगा ये जेई में पूछा जा चुका है पहले। मान लीजिए इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और एक आपको लूप दिया हुआ है सेमी सर्कुलर लूप इस तरीके से, ठीक है, और इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर, और समय टी इज इक्वल टू 0 पे इसका ये जो डायमीटर है जस्ट इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन की बाउंड्री को टच कर रहा था, ठीक है। तो और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो आपसे पूछा है ड्रॉ करंट टाइम ग्राफ, ठीक है, करंट टाइम ग्राफ मानना है, और मान लेना है कि अगर क्लॉकवाइज करंट है वो पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज करंट को आपको क्या मानना है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज करंट को क्या मानना है, नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया सवाल है, हालांकि बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें खास ऐसा है नहीं। आपको फर्स्ट स्टेप वही करना है अभी, फिर भी सबसे पहला स्टेप हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है अबाउट सेंटर, और सेंटर पे हिंज जाएगी, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में दी हुई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि कितने टाइम के लिए इसमें फ्लक्स इंक्रीज करेगा और कितने टाइम के लिए इसमें फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे इसका डायमीटर इसकी एज को कोइंसाइड कर रहा था, तो उसको अगर हम t इज इक्वल टू 0 सपोज करें, तो जब ये हाफ रोटेट कर जाएगा, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, तब जीरो से मतलब अभी इसका कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर। तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जब ये पॉइंट बी यहाँ पर आ जाएगा तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन इसके मतलब इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज करती रहेंगी, मतलब फ्लक्स इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो वो हम टाइम भी लिख सकते हैं, कब से कब तक, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है, क्योंकि पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो कितना समय लगेगा, पाई बाई ओमेगा। तो 0 से पाई बाई ओमेगा समय तक इसके अंदर फ्लक्स बढ़ता रहेगा, और आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इनटू द बोर्ड फील्ड बढ़ेगी, तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या चाहेगा, इनटू द बोर्ड डिक्रीज हो, तो इनटू द बोर्ड डिक्रीज कराने के लिए करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, तो जिसके कारण फील्ड अपवर्ड बनेगी।
तो टी इज इक्व टू 0 से लेकर टी इज इक्व टू पाई बाई ओमेगा तक करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर पाई बाई ओमेगा के बाद क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा तक। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर डिक्रीज होती जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होंगी इनटू द बोर्ड, तो इनटू द बोर्ड ये बढ़ाना चाहेगा, तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा कैसा होगा करंट, क्लॉकवाइज। ठीक है। अब देखिए क्योंकि कांस्टेंट रेट से घूम रहा है ये, तो फिर ईएमएफ भी 100% कांस्टेंट आएगा, मतलब आई की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, किसी भी टी टाइम पे एंगल कितना घूम जाएगा ये, ओमेगा टी। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर ओमेगा टी, इतना एरिया इसके अंदर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ठीक है। अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए टाइम का लीनियर पावर है, तो कांस्टेंट हो जाएगा ये, तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो आई भी कांस्टेंट होगा, तो फिर हम सिंपली ग्राफ कैसे बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से। सबसे पहले 0 से पाई बाई ओमेगा तक ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव। हमने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना, फिर सडनली जंप करेगा और पाई बाई ओमेगा, मतलब पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा तक पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आया आपको। अभी आप चाहें तो टाइम भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा, और फिर ये 3 पाई बाई ओमेगा। इस तरीके से कॉन्स्टेंटली आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने फैराडेज लॉ के एग्जांपल्स किए हैं, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है इस लेक्चर में, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन लिख के, एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।